अगर आप भी जानना चाहते हो कि एचडीएफसी बैंक के अंदर फर्स्ट सैलरी कितनी मिलती है एज ए सेल्स ऑफिसर और साथ ही साथ कौन से इंसेंटिव है, कौन से बोनसेस हमें मिलेंगे और हमारी सैलरी के साथ साथ और कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं मेडिकल के लिए या फिर रोड रेंज एंड कुछ भी अगर होता है तो हमें क्या बेनिफिट्स वहाँ पे मिल रहे होंगे, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टाइमिंग होती है ऑफिस की, ड्यूटी टाइम हमारा क्या रहेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इंटरेस्टेड हो आप लोग तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आंसर करूंगा आपको 100%। साथ ही साथ हम यहाँ पर 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 है हाउ टू गेट जॉब इन एचडीएफसी बैंक, उसके सारे तरीके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। नंबर 2 ये है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, साथ में इंसेंटिव एंड बोनसेस क्या है। पॉइंट नंबर 3 है क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है और कौन से स्किल्स हमें एक्चुअली में आने चाहिए वो सब कुछ बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 है ऑफिस टाइमिंग कि हमें एक्चुअली में ड्यूटी कितने टाइम करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। और हाँ, पहला नंबर है हाउ टू गेट जॉब इन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में जॉब लेने के ना 3 तरीके हैं बेसिकली। नंबर 1, रेफरेंस के थ्रू आप जा सकते हो। आपका कोई पहले से जानता हुआ बंदा काम कर रहा है बैंक के अंदर, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो ऑपरेशन में हो या ऐसे मैनेजर लेवल पे हो। आप उसको सिंपली प्यार से बोलिएगा कि भैया हमारे को ऐसे से जॉब दिलवा दो और हमें ये चीज़ें करनी आती हैं। मेरे को कंप्यूटर आता है, मेरे को सेल्स आती है, मेरे को ये आता है, जो भी कुछ आता है आप सारा कुछ बताइए उनको और उनको प्यार से बोलिए मेरे को जॉब दिलवा दो, आपका एहसान हो जाएगा। तो अगर आपके रिलेशन वहाँ पर अच्छे हैं तो वो आपको ऑब्वियसली जॉब दिला देंगे, पहला तरीका। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है naukri.com, shine.com, कंसल्टेंसी के थ्रू आप अप्लाई करके भी जॉब दे सकते हो और ये ना आपसे एक छोटी सी फीस भी लेते हैं, मान लो 1000 रुपये 2000 रुपये, और आपको ऐसे जॉब दिलवा देंगे। कंसल्टेंसी के थ्रू बहुत तगड़े तरीके से फ्रॉड हो रहा है आज की तारीख में, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहना, चीज़ों को सोच समझ के करना। लेकिन हाँ, उस फ्रॉड के अंदर से कुछ चीज़ें ओरिजिनल भी हैं, सही भी हैं, तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही धैर्य से काम करिएगा, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3 है एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, करियर का खुद का पेज है। आप वहाँ पर जाके भी अपने रिज्यूम को अपलोड कर सकते हो और बैंक की तरफ से, एचआर टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी और वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। कहना जितना आसान है, होना उतना ही मुश्किल है। अगर आपका रिज्यूम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही परफेक्ट है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अच्छे रिज्यूम से याद आया, अगर आपके पास एक अच्छा रिज्यूम नहीं है तो आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर बातचीत करके एक अच्छा बढ़िया रिज्यूम बनवा सकते हो, हमसे बनवा सकते हो, हम खुद ही बना के देंगे। तो ये थे एचडीएफसी बैंक में अप्लाई करने के 3 तरीके और इन तीनों तरीके से जॉब मिल सकती है और आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहिए और हाँ, अप्लाई करते रहिए, कहीं ना कहीं तो चीज़ें हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, ऑफिस टाइमिंग। देखिए, अगर आपकी ऐसे जॉब है सेल्स वगैरह में तो आपको ज़्यादा ऐसे ऑफिस टाइमिंग वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका फील्ड का काम है तो ठीक है, आप अगर चाहो तो बैंक ना भी आओ तो चलेगा। मतलब अपने घर से ही डायरेक्टली फील्ड में निकल गए और काम करना शुरू कर दिया, जरूरी नहीं है ऑफिस आना। लेकिन हाँ, अगर आपका काम ही ऐसा है कि भैया नहीं बैंक के बगैर नहीं होगा, आपको ऑपरेशन में है या फिर ऐसे कैशियर वगैरह की पोस्ट हो या बैकएंड में कुछ कर रहे हो, तो फिर आपको बैंक टाइम से जाना पड़ेगा, जो कि टाइम है 9:30 से 10 के बीच में प्राइवेट में, क्योंकि जाके 10 बजे आपको डील करनी होती है। ठीक है, तो वो एक टाइमिंग होती है, 9:30 से आप जा सकते हो 10 के बीच में। शाम की बात करें, छुट्टी कितने टाइम पे हो रही होती है हमारी, तो लगभग 6 बजे से 7 के बीच में छुट्टी आपको मिल जाएगी देखने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी मैटर करेगा आपके काम के ऊपर कि आप अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। और अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से करो ना तो आपको कोई इशू आएगा ही नहीं। ठीक है, आपको ऑफिस टाइम के हिसाब से ही छुट्टी मिलेगी, ऑफिस टाइम के अंदर ही आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुई हमारी टाइमिंग की बात। अगर आप सेल्स में हैं या फिर ऐसे बाहर वाले फील्ड में घूम रहे हो तो ज़रूरत नहीं है फिर टाइम को फॉलो करने की, क्योंकि आपके पास एक टारगेट होता है और कंपनी को ना उस टारगेट से मतलब है। चाहे आप 2 दिन में अचीव कर दो, चाहे 3 दिन में, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं सेल्स में भी, तो टेंशन इस चीज़ की मत लो। सेल्स फील्ड भी अच्छा फील्ड है। तो दोस्तों, अब तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 1 हाउ टू गेट जॉब इन एचडीएफसी बैंक और नंबर 2 था हमारे पास ऑफिस टाइमिंग। पॉइंट नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आ रहे हैं एक्चुअली में सैलरी पे भी, लेकिन हाँ, पॉइंट नंबर 3 सुन लो, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। देखिए, क्वालिफिकेशन में अगर आपने एमबीए वगैरह किया है तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अब सारे लोग तो एमबीए नहीं कर सकते ना, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोगों ने ना पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा। अब बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो बेफिक्र रहो। एक बात और बता दूं, अगर आपने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है तो भी आप बैंक में जॉब ले सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। सेल्स में ना 12th वालों को भी ले लेते हैं, अच्छी सैलरी भी मिल रही होती है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। तो एमबीए करने वालों के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एमबीए करते हो मार्केटिंग से, फिनांस से, तो यहाँ पर आप इजीली जॉब ले सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमें स्पेसिफिक फील्ड से ही बंदे चाहिए, लाइक हमें बीकॉम के भी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बीएससी करके भी जाते हो तो चलेगा, या बीकॉम करके भी आते हो तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। अच्छा, ये था क्वालिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम यहाँ पर स्किल्स की। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में ना स्किल्स बेस्ड बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसे डिग्री के बेस पे काम कम होता है, क्योंकि उनको पता है कि आप काम जानते क्या हैं और वो इंटरव्यू लेने के साथ साथ ही समझ जाते हैं कि ये बंदा कितना काम करता है। अभी एक मेरे दोस्त ने इंटरव्यू दिया है और वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया तो उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको ही पता है कि जो बंदा बोल नहीं सकता, जो बंदा ऐसे कन्विंस नहीं कर सकता, तो वो क्या ही कर पाएगा फिर। तो ये एक बात है।
स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो स्किल्स कौन कौन सी हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। नंबर 1 है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है 2-3 चीजों के लिए। नंबर 1, अगर आप सेल्स में जा रहे हो, अच्छी सेल्स लाने के लिए आपको बोलना आना जरूरी है। नंबर 2, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बात करनी आनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को समझाने में आपकी रुचि और सामने वाले को बोर ना कर दें। ये दोनों चीजें आपके अंदर बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और नंबर 3, मान लो आपने जॉब भी ले ली और आपको ऐसे प्रमोशन वगैरह चाहिए, तो भैया देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और स्मार्ट तरीके से जो मेहनत करोगे, लोगों को जो कन्विंस करोगे, आपके शब्द उनको किस तरीके से जाके लगते हैं, ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का हिस्सा। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना बोले तो बहुत जरूरी है अगर बैंक में जाना है तो। हमने क्या किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक 80 पेज की बुक लिखी है। उसके अंदर हमने तरीका भी बताया है, कैसे क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन का रोल क्या है, चीज़ें क्या है, सब कुछ 80 पेज के अंदर बताया है। एक बार पढ़ लोगे, थोड़ा थोड़ा अमल करोगे, थोड़ा थोड़ा सीखोगे उस बुक के सहारे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से यहाँ हो जाएगी, बहुत बेटर हो जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेज कर सकते हो। और हाँ, बहुत कम कीमत है, 49 रुपीज़। बर्गर खाने जाओगे ना, उससे ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो अपने ऊपर थोड़ा खर्चा कर लो अगर बैंक में जाना है तो। कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद जो मेजर दूसरी स्किल्स है वो है कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो आपको ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा मोड़ा डाटा आपको बनाना पड़ सकता है, तो बेसिक नॉलेज आना जरूरी है। जैसे MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ईमेल जीमेल के बारे में थोड़ी नॉलेज हो, प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा कुछ पता हो, ठीक है। ये सारे काम आपको थोड़े थोड़े करने आने चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आपको परफेक्शन चाहिए, बहुत मल्टी टैलेंटेड आप होनी चाहिए तब जाके जॉब करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर थोड़ी थोड़ी नॉलेज है बेसिक कंप्यूटर में चीज़ों के बारे में, कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता है, माउस वाउस ये सारी चीज़ें आती हैं थोड़ी थोड़ी, तो भी आपका काम यहाँ पे बन सकता है। स्किल्स नंबर 3 जो है वो हमारे पास है सेल्स एंड मार्केटिंग नॉलेज। देखिए, अगर आप जा रहे हो सेल्स के लिए ही बैंक के अंदर, आपको सेल्स के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो गलत बात है। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है, आप थोड़ा सा सेल्स के बारे में समझ लो, मार्केटिंग के बारे में समझ लो कि बात करते कैसे हैं और सारी चीज़ें। वो कम्युनिकेशन स्किल्स वाली बुक है ना, उसमें हमने सब कुछ तो बताया है, तो परचेज करना मत भूलिएगा उसको। स्किल्स नंबर 4 हमारे पास है शेयर मार्केट एंड करंट अफेयर। देखिए, बैंक है और शेयर मार्केट है, दोनों ऑलमोस्ट एक सी ही इंडस्ट्री है, फिनांस का सेक्टर है, ठीक है। वहाँ पे भी पैसा का काम होता है, वहाँ अप जा रही है, डाउन जा रही चीज़ें, और बैंक के अंदर भी पैसा निकल रहा है, डल रहा है, ATM, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं सेक्टर एक सा है। तो आपको ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है भैया। शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, ये करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही होती है ना, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भैया ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करो जब भी किसी भी इंटरव्यू को देने जाओ आप, तो कम से कम करंट अफेयर खंगाल लो कि फिनांस के सेक्टर में, अगर आप बैंक में जा रहे हो, कि फिनांस के सेक्टर में कौन सी चीज़ें अभी करंटली चल रही हैं, ठीक है। जैसे अभी क्रिप्टो बहुत चल रहा था, तो अभी तो चला गया, क्रिप्टो इतना ज़्यादा जोर नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब क्रिप्टो था तो क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए था, क्योंकि वो बैंक से कहीं ना कहीं लिंक है चीज़ें। तो कभी भी ये मत सोचो कि एग्जामिनर हमसे क्यों पूछेगा। एग्जामिनर सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बात करता है, वो आपकी सोच के पीछे इंटरव्यू ले रहा होता है। लॉजिक इंटरव्यू का यही है कि इस बंदे की सोच क्या है, ये सोच कैसे सकता है, ये चीज़ों को कर कैसे सकता है, ठीक है। सिर्फ वो इंटरव्यू के अंदर यही चेक कर रहा होता है, इसके अलावा इंटरव्यू में कुछ खास चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रेशर लोगों से इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा नहीं पूछते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें पूछते हैं, कहाँ से आए हो और ये वो सारी एजुकेशन वगैरह, और वो उनमें भी लग जाते हैं। रीजन कम्युनिकेशन स्किल गैप होता है कहीं ना कहीं। तो परचेज कर लेना भैया बुक को, अच्छी बुक है। अब तक हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। नंबर 1 था हाउ टू गेट जॉब, नंबर 2 था हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और नंबर 3 था ऑफिस टाइमिंग, नंबर 4 है हमारे पास सैलरी, जिसका आप भी इंतजार कर रहे थे। आ गया है आपको पॉइंट, ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी भी बैंक के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर आपकी सैलरी जो मैटर कर रही होगी ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू पे कर रही होगी, क्योंकि इंटरव्यू में आपका वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं जिससे आपकी एक सैलरी तय हो सके, ठीक है। मैंने बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दिए हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो बैंकिंग फील्ड हो, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, समझ रहे हो ना। लेकिन मैंने अपने आप को ऐसे साबित किया है कि भाई मेरे को आती हैं चीज़ें, मैं कर सकता हूँ, और यकीन नहीं तो करा के देख लो। मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो मेरे को ना मजाक मजाक में लोगों ने सीरियस लिया, फिर उन्होंने बोला आ जाओ भैया बहुत बोल रहे हो, करके दिखाओ थोड़ा। फिर उन्होंने उनको करके भी दिखाया, तो उन्होंने बोला इतने रुपए दे सकते हैं हम, फिर ठीक है। तो फिर मैंने उनको थोड़ी जिद्द बहस की कि नहीं सर 10,000 में नहीं होगा, 15 दो मेरे को, कहने नहीं हम 12 दे सकते हैं, एग्जाम्पल चल रहा है, तो यकीन मत कर लेना। तो हाँ, सैलरी जब आपको बताएगा ना एग्जामिनर, तो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू को देख के ही आपकी सैलरी बताएगा। और अगर आपको उन्होंने सैलरी बोली और आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी तो कम है, तो आप उनको ऐसे बोलो, फिर ठीक है, डरना नहीं है उस चीज़ से। आप उनको बोलो कि सर देखो 10,000 कम है, उतने में रूम रेंट ये सारी चीज़ें नहीं निकल सकती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, 12 कर दो, मैं समझ लूंगा, ठीक है। और हाँ, मैं मेहनत करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये चीज़ें थोड़ी बाद की। अच्छा भैया सैलरी है कितनी, तो बता दो, सुन लो। फिर इंटरव्यू पे मैटर कर रही है, पहली चीज समझ ली। प्राइवेट बैंक के अंदर एक सेल्स ऑफिसर की सैलरी लगभग 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अगर उसको एक्सपीरियंस है तो। अगर एक फ्रेशर बंदा है तो सैलरी लगभग 12,000 रुपए मिलेगी, पहले महीने की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, 100% अचीव किया है, उसके बाद की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इंसेंटिव बेस्ड होंगी, कहीं ना कहीं वहां पे बोनसेस जुड़े हुए आपको दिख जाएंगे, तो सैलरी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको 5% इंसेंटिव मिल रहा है, 10% इंसेंटिव मिल रहा है, तो भी चीजें बहुत अच्छी जा रही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सैलरी ज्यादा है। शुरू में सेल्स ऑफिसर की सैलरी कम होती है, लेकिन काम जो है ना वो इंसेंटिव बेस है, तो अच्छी सैलरी पड़ जाती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सेल्स का, मार्केटिंग का, तो सैलरी लगभग 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। एंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एंड है ही नहीं, क्योंकि सेल्स फील्ड में एंड नहीं है बिल्कुल भी। फिलहाल
आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो क्या मिला कमेंट में लिख के बताइएगा। 2 चीज़ों के बारे में हमने पर्सनली बात की। नंबर 1 रिज्यूमे, और हाँ रिज्यूमे परफेक्ट होना चाहिए तभी कुछ हो सकता है। और सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू को क्रिएट करने के लिए, अच्छी सेल्स लाने के लिए, लीड्स लाने के लिए। आप इन दोनों चीज़ों के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको इधर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही होती है। और हाँ अगर आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ही कम मेहनत लगती है सिर्फ करने में, तो प्लीज़ करके जाइएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।